हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी लर्न क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं उनको हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होती हैं रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो चलिए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये तीसरा वीडियो होने वाला है। और आप सभी को पता है हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज हमारा वीडियो तीसरा है। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में आप लिख सकते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, √2, 3/5, -5, -3, √3 ... तो आपने देखा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जब हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिला देते हैं, जब हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को आपस में मिला देते हैं तो इस प्रकार से जो संख्या हमें प्राप्त होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी भाषा में आप यूं कह सकते हैं या दूसरे रूप में आप यूं कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं। सभी प्रकार की संख्याओं से क्या मतलब है? मतलब ये कि इसमें प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और इसमें परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक वगैरह इसमें सब आते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में क्या होता है कि ये परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का एक समूह होता है, ग्रुप होता है। तो आपने देख लिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अब हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, प्राकृतिक नहीं, वास्तविक। तो आपने देख लिया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी अगली हेडिंग रहेगी वास्तविक संख्याओं के प्रकार। वास्तविक संख्याओं के प्रकार। वास्तविक संख्याओं के प्रकार। वास्तविक संख्याओं के प्रकार यानी कि आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ
रियल नंबर्स, टाइप्स ऑफ रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं के प्रकार, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं तो देखेंगे हम। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, धनात्मक वास्तविक संख्याएं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं, यानी कि इसको आप बोल सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो पहली जो वास्तविक संख्या होती है वो होती है धनात्मक वास्तविक संख्या, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर। दूसरी जो हमारी संख्या होती है वो होती है ऋणात्मक वास्तविक, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, यानी कि इसको आप कह सकते हो नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स। तो आपने देखा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को या समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। फिर उसके बाद आपने देखा कि वास्तविक संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक वास्तविक संख्याएं, दूसरी ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। अब हम देखेंगे कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए अब हम इनको पहले समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में हमने आपको बताया धनात्मक वास्तविक संख्याएं, यानी कि आप कह सकते हो पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स ये हमारी धनात्मक वास्तविक संख्याएं जिनको बोलते हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो क्या होती हैं ये, तो ऐसी संख्याएं जिनके आगे प्लस चिन्ह लगा होता है, ऐसी संख्याएं जिनके आगे प्लस चिन्ह लगा होता है वो धनात्मक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके आगे प्लस चिन्ह लगा होता है धनात्मक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। धनात्मक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आपने देखा कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं,
तो ऐसी संख्याएं जिनके आगे प्लस चिन्ह लगा होता है धनात्मक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे आप देख सकते हैं +3 +2 +5 +√2 +3/7 +√3 ... तो आपने देखा धनात्मक वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके आगे प्लस चिन्ह लगा होता है धनात्मक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो नंबर 2 देखेंगे हम ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को हम बोलते हैं निगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स यानी कि ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। तो ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके आगे माइनस चिन्ह लगा होता है। ऐसी संख्याएं जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनके आगे माइनस चिन्ह लगा होता है। माइनस चिन्ह लगा होता है। ऐसी संख्याएं जिनके आगे माइनस चिन्ह लगा होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके आगे माइनस चिन्ह लगा होता है ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -2 -4 -3 -√2 -√5 -3/2 ... तो आप लोगों ने देख लिया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं। धनात्मक ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनके आगे प्लस का चिन्ह लगा हो, और ऋणात्मक ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके आगे माइनस का चिन्ह लगा हो। अब एक चीज आपको नोट करना है कि धनात्मक संख्याएं जो होती हैं उनके आगे प्लस चिन्ह लगा हो ये हर बार जरूरी नहीं है। अगर किसी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगा है फिर भी उसे हम धनात्मक संख्या कहेंगे। लेकिन अगर आपको ऋणात्मक संख्या लिखनी है तो आपको माइनस चिन्ह लगाना ही पड़ेगा। बिना माइनस चिन्ह लगाए वो संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अगर आपको किसी संख्या को ऋणात्मक दिखाना है तो उसके आगे माइनस का चिन्ह लगाना ही पड़ेगा, और अगर आपको धनात्मक दिखाना है तो आप प्लस का चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब वास्तविक संख्याओं के चैप्टर में हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या इसी को बोलते हैं दूसरा नाम एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, देखेंगे हम। तो इसको सबसे पहले हम एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। वैसे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये जो संबंध आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है, मान लीजिए आपके पास 17 है और इसको आपको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम इसका डिवाइड होगा, 7 2 जा 14, तो आपके पास रिमाइंडर के रूप में बचेगा 3। इसमें ये जो होती है इसको बोलते हैं भाजक, और ये तो आपको पता ही है ये होता है शेषफल, ये होता है भागफल, और इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। इसको बोला जाता है भाज्य। जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, जिस संख्या से भाग किया जाता है उसको भाजक कहते हैं, और यहाँ पे भागफल और ये हो गया शेषफल। अब इन चारों के चारों एलिमेंट के बीच जो रिलेशन होता है वो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसी को बोला जाता है। फिर बात करते हैं एल्गोरिथ्म क्या होती है। तो एल्गोरिथ्म जो है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही रूप है, उसका ही रूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। इसका या इसका यूज हम 2 या 2 से अधिक पूर्णांकों का HCF यानी कि मासा ज्ञात करने में करते हैं। तो आपने देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, तो इसके अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आप अगर इसके आधार पर 17 को लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 17 इज इक्वल टू भाजक, भाजक कितना हमारे पास है 7 है, गुणे भागफल कितना आया है 2 है, प्लस शेषफल कितना हमारे पास है 3 है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। यही जो विधि है या तरीका आप कह सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म की सहायता से हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मासा क्या होता है। मासा जिसको हम लोग बोलते हैं HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः
विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, मासा कहलाती है, मासा कहलाती है। हालांकि हम मासा और लासा क्या होता है और इसको ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं, कितने तरीकों से इसको निकाला जा सकता है, कैसे कैसे हम ज्ञात करेंगे, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता से आपको HCF ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि मासा क्या होता है। तो मासा आप लोगों ने देख लिया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, मासा कहलाती है। अब हम देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय की सहायता से मासा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप एक एग्जांपल समझ सकते हैं, यानी उदाहरण आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं संख्याओं 180 तथा संख्याओं 180 तथा 252 का HCF, संख्याओं 180 तथा 252 का HCF यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये मान लीजिए आपका एक प्रश्न है कि संख्याओं 180 तथा 252 का HCF यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से HCF कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनका कंपैरिजन आपस में करवाना है। क्या करवाएंगे आप, कंपैरिजन करवाएंगे। सबसे पहले आपको करवाना है कंपैरिजन। तो हमने देखा हमारे पास संख्याएं हैं 180 और दूसरी है 252। तो हम इसमें देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या है 252। तो अब जब भी आप यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से HCF ज्ञात कर रहे होंगे तो इतना ध्यान रखेंगे कि जो बड़ी संख्या होती है उसको हम भाज्य बोलेंगे, जो छोटी संख्या होती है उसको हम भाजक बोलेंगे। अब आपको कंपैरिजन करवाने के बाद लिखना है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से आप लोगों ने अभी अभी देखा था कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोगों ने देखा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब हमारे पास भाजक कौन सा है, भाजक हमारे पास है 252। तो हम लिखेंगे 252 बराबर भाजक हमारे पास 180 है गुणे भागफल हमें पता नहीं है प्लस शेषफल कितना है ये भी हमें पता नहीं है। तो कैसे निकालेंगे कि भागफल कितना है और शेषफल कितना है। तो आप नॉर्मल वाला भाग करेंगे। नॉर्मल वाला भाग कौन सा होता है, यहाँ पे आप देखिए 180 से भाग कर देंगे 252 को, तो भाग कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगी।
तो आप यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिख देंगे 180। अब इसमें से आप घटा देंगे तो ये बचेगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि भागफल हमारे पास आया है 1 और शेषफल हमारे पास आया है 72। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाता। पर यहाँ पे हमारे पास शेषफल आया है 72 यानी 72, तो शेषफल शून्य नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, जब शेषफल शून्य नहीं है तो क्या कहेंगे, अतः। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा भाजक था उसको मान लेंगे नया भाज्य, और जो हमारा शेषफल है उसको मान लेंगे नया भाजक। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 180 को नया भाज्य तथा 72 को नया भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। अगर शेषफल शून्य हो जाता है तब तो ठीक है, अगर शेषफल शून्य नहीं होता है तो क्या करेंगे कि यह एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है अतः। अब जो हमारा पहले वाला भाजक था उसको भाज्य मानेंगे और जो शेषफल आया है उसको भाजक मान करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम फिर से लगा देंगे। तो अब हमारे पास क्या मिलेगा, फिर से वही हम लिखेंगे, इसलिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसलिए अब हमारा भाज्य कौन सा है, अब हमारा भाज्य 180, तो यहाँ हम लिखेंगे 180 बराबर भाजक हमारे पास है 72, तो ये हो गया 72 गुणे भागफल हमें पता नहीं है और प्लस शेषफल कितना है ये भी हमें पता नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो फिर से नॉर्मल वाले मेथड लगाएंगे। 180 को हम भाग करेंगे 72 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 और यहाँ पे हो जाएगा 72। अब हम 72 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार भाग ले जाएंगे। देखो 72 दूना 144 होता है। अब इसको हम फिर से घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 3, तो ये पूरा का पूरा बचा 36। तो यहाँ पे हमारे पास जो भागफल मिला है वो मिला है 2, शेषफल मिला है 36। हमने देखा कि शेषफल हमारे पास 36 है, शेषफल शून्य नहीं हुआ, तो फिर से हम यही वाली लाइन लिखेंगे। यहाँ पे फिर से आपको वही लाइन लिखनी है, चूंकि शेषफल शून्य नहीं है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है। जब शेषफल शून्य नहीं है तो क्या करेंगे हम, फिर से अब 180 को छोड़ देंगे, 72 को मान लेंगे भाज्य और 36 को मान लेंगे भाजक। तो लिखेंगे हम अतः 72 को नया भाज्य एवं 36 को नया भाजक मानकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, फिर से हम प्रमेयिका लगाएंगे लगाने पर, तो देखिए क्या होगा। अब फिर से हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका,
तो ये होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस बार हमारे पास भाज्य जो है वो है 72। तो यहां हम लिखेंगे 72 बराबर भाजक हमारे पास 36 है, गुणे भागफल पता नहीं और शेषफल भी पता नहीं। तो क्या करेंगे हम 36 से भाग कर देंगे 72 को। तो आप सब लोगों को पता है 36 दूना 72 होता है। शेषफल हमारे पास आया 0। तो यहाँ भाजक हो गया 2, भागफल हो गया 2, शेषफल हो गया 0। अब हम क्या लिखेंगे कि शेषफल 0 हो चुका है। जैसे ही शेषफल 0 हो जाएगा आप समझ लीजिए कि ये पूरे की पूरा जो है प्रोसेस समाप्त हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको फिर से लाइन लिखनी है, क्योंकि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, तो हम लिखेंगे अतः 180 तथा 252 का HCF बराबर। अब आप क्या लिखेंगे, मासा में क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे जिसने भी शेषफल 0 किया है वही हमारा क्या कहलाएगा, मासा। यहाँ पे 36 से जो हमने भाग किया है तो लास्ट में शेषफल 0 हुआ है। इसका मतलब 180 और 252 का जो मासा है वो कितना है, 36 है। तो यहाँ लिखेंगे मासा कितना है, 36। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों ने देखा यूक्लिड विभाजन परिमेयता की सहायता से मासा कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले जो दो संख्याएं आपको दी जाएंगी उनका कंपैरिजन करवाएंगे यानी तुलना करवाएंगे। जो संख्या बड़ी होगी उसको हम भाजक मानेंगे, जो संख्या बड़ी होगी उसको हम भाज्य मानेंगे और जो संख्या छोटी होगी उसको हम भाजक मानेंगे। फिर उन दोनों पर यूक्लिड विभाजन परिमेयता लगाएंगे जो कि होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या शेषफल 0 हुआ। शेषफल 0 नहीं हुआ तो फिर से लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है अतः अब 252 यानी बड़ी संख्या जो पहली थी उसको छोड़ देंगे। अब हम लेंगे 180 ले लिया तो 180 को नया भाज्य तथा जो शेषफल बचा उसको भाजक मान करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से हम लगा देंगे और फिर से वही लाइन लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। फिर से हम लिखेंगे तो 180 बराबर 72 से हमने भाग किया 180 को तो 2 बार गया तो भागफल हमारे पास 2 हो गया, शेषफल बचा 36। फिर हमने देखा शेषफल 0 नहीं है तो फिर से हमने वही लाइन लिखी चूंकि शेषफल 0 नहीं है अतः अब हम 180 को छोड़ देंगे, 72 को नया भाज्य मान लेंगे और 36 को नया भाजक मान करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो फिर से लिखेंगे हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 72 बराबर हो गया 36 गुणे 2 प्लस 0। इस बार शेषफल आपका 0 हो चुका है। तो शेषफल किसकी वजह से 0 हुआ है, 36 की वजह से 0 हुआ। जब हमने 36 से भाग किया 72 को तो शेषफल हमारा 0 हो गया। इसलिए 180 और 252 का जो HCF होगा वो कितना होगा, 36 होगा। तो आप लोगों ने देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा कैसे ज्ञात किया जा सकता है। अब हम इसके आगे देखेंगे और भी कुछ उदाहरण।